दोस्तों आइए पॉलिटी यानी राज व्यवस्था के टॉप क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हाल ही में अब हमारे सामने एग्ज़ाम है, आपके लेखपाल की एग्ज़ाम, यूपीएससी की एग्ज़ाम है दोस्तों। तो अभ्यास करते रहिए, अभ्यास से ही हम सफलता प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो आइए पॉलिटी यानी राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आप हैं अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे ऐसे ही वीडियोज आपके पास आसानी से पहुंचते रहें दोस्तों। और आप पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं, व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपात उपबंध का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? बताइए आपात उपबंध का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन आइए देखते हैं। फ्रांस के संविधान से लिया गया है, या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, या तो फिर रूस से लिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बताइए कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आपात उपबंध का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। फ्रांस के संविधान से लिया गया है, या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, या रूस से लिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। तो कहाँ से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा, आपात उपबंध का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दूसरा वाला होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नागरिकता के लिए संवैधानिक उपबंध किस भाग में है दोस्तों? नागरिकता के लिए संवैधानिक उपबंध किस भाग में है? नागरिकता के लिए संवैधानिक उपबंध किस भाग में है दोस्तों? आपका ऑप्शन है भाग सेकंड, या भाग थर्ड, या भाग फोर्थ, या भाग 5 में। यानी भाग दूसरे से लिया गया है, या भाग तीसरे में है, या भाग चौथे में है, या भाग 5वें में है। नागरिकता के लिए संवैधानिक उपबंध किस भाग में है दोस्तों? आपको सिर्फ इतना ही बताना है। तो किस में है? नागरिकता के लिए संवैधानिक उपबंध किस भाग में है दोस्तों? ऑप्शन देखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भाग दूसरा वाला होगा। भाग दूसरे से लिया गया है नागरिकता के लिए संवैधानिक उपबंध, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में लिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 में है, भाग 2 में है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिनियम की सूची से हटाया गया दोस्तों? ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संपत्ति के अधिकार को किस अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? पहला आपका मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके। तो वही पूछा जा रहा है किस अधिनियम के द्वारा इसे हटाया गया। आपके सामने ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। चौथा ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, 3 से ही काम चलाइए। देखिए संपत्ति के अधिकार को किस अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो ठीक, तो अब क्या हो गया है, भाग 12 अनुच्छेद 300 क इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार कहाँ पर है? भाग 12 अनुच्छेद 300 क में है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार से हटा करके अब कानूनी अधिकार बनाया गया है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि एवं पशुपालन का संगठन होना चाहिए किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह क्या है दोस्तों? आपका DPSP है, जिसे आप डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ठीक, कृषि एवं पशुपालन का संगठन होना चाहिए किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपके सामने ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 48 में, या अनुच्छेद 40 में, या अनुच्छेद 51 में, या अनुच्छेद 39A में दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप जानते ही होंगे, अनुच्छेद 48 होगा दोस्तों। ठीक, अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन होना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आप देख रहे होंगे किस प्रकार से कृषि का संगठन सरकारों के द्वारा हो रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 48 होगा। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। ठीक, अनुच्छेद 51 में कहा गया है शांति एवं सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, अनुच्छेद 51 में कहा गया है। अनुच्छेद 39A में कहा गया है समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए दोस्तों। तो आइए चलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से इसे समझते जाइए दोस्तों, देखते जाइए। संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में है दोस्तों? संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में है? जो संविधान संशोधन होता है किस भाग में है, किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत। रोके है अरे चली गई, चल पर आप करा शुरू पर। हाँ, तो दोस्तों संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन है आपके सामने भाग 20, भाग 21, भाग 23 और भाग 15। बताइए किस भाग में है? ऑप्शन है आपके सामने संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में है? भाग 20, भाग 21, भाग 23 या भाग 15 दोस्तों।
तो मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 368 में है, भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 20 होगा। भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार को कितने रुपए जमानत राशि को आरबीआई में जमा करने का प्रावधान है? बताइए, राष्ट्रपति उम्मीदवार को कितने रुपए तक जमानत राशि के रूप में आरबीआई में जमा करने का प्रावधान होता है दोस्तों? ठीक, कुछ बोर्ड परसेंटेज निश्चित किया जाता है। अगर वो इतना बोर्ड प्राप्त नहीं करते हैं राष्ट्रपति महोदय के रूप में जो उम्मीदवार होते हैं, तो उनकी जो जमानत राशि आरबीआई में जमा होती है उसे जब्त कर लिया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, 18,000 रुपये जमा करते हैं, या 25,000 रुपये, या 15,000 रुपये, या 26,000 रुपये दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 15,000 रुपये होगा। 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में राष्ट्रपति उम्मीदवार को आरबीआई में जमा करना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान संशोधन विधेयकों पर सहमति को किस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है? तो इसका मतलब है कि अगर संवैधानिक संशोधन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो उन्हें सहमति प्रदान करनी ही होगी, मतलब कि बाध्यकारी बना दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत? आपके सामने ऑप्शन है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत, या 73वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, 75वें संविधान संशोधन 1986 के तहत, 76वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत बाध्यकारी बना दिया गया है कि अगर कोई भी विधेयक संविधान संशोधन से संबंधित राष्ट्रपति के पास जाता है तो उन्हें अपनी सहमति प्रदान करनी ही होगी। ठीक, आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 74 या आर्टिकल 77। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 75 होगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। तो ये रहा आपके पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अमृत सॉल्यूशन 2 के भंडारे में हैं दोस्तों, आपको परोसा जाएगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो दोस्तों धैर्य रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए दोस्तों, जिससे हम अपने कंटेंट में और बेहतर सुधार करते रहें दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।